नमस्ते साथियों। आशा करता हूं कि आप फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं या फिर आपने कई सारे मैचेस देखे होंगे। और क्या लाजवाब मैच थे और मजा आ गया हर मैच देखने का। फुटबॉल वर्ल्ड कप का जायका ही कुछ और होता है। जब 32 टीमें एक साथ भिड़ती हैं इस विश्व चषक में तो कुछ भी हो सकता है कि आपकी पसंदीदा टीम जीत जाए और ऐसी भी टीम जीत जाए जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की है, उम्मीद नहीं की है। तो आज हम फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बात आपको मैं सबसे पहले बता दूं, हम किस बारे में बात नहीं करेंगे। हम बातें नहीं करेंगे पेनल्टी शूटआउट के बारे में। हम बात नहीं करेंगे कि किस खिलाड़ी ने कितने गोल बनाए। हम बात नहीं कहेंगे कि किस रेफरी ने किसे येलो कार्ड या रेड कार्ड दिया। हम कुछ और ही बातें करेंगे। तो फिर कैसी बात करेंगे? हमारी बातें जो होंगी वो ये जानने के लिए होंगी कि इस विश्व चषक से हमने दर्शक के तौर पर क्या सीखा। ऐसी कौन सी वो खास चीजें हैं जिनको सीखने के बाद हम उन चीजों को शायद कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में ढाल सकते हैं। क्योंकि हर विश्व चषक अपने आप में एक रोमांचक आयाम लेकर आता है। और इसी विश्व चषक को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आमतौर पर हमें देखने नहीं मिलती। तो आइए ऐसी ही कुछ रोचक घटनाओं को देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सी वो कड़ियां हैं, कौन से वो पल हैं जिसको ना सिर्फ यादगार बनाया जा सकता है लेकिन उसे अमल में भी लाया जा सकता है। तो आइए बिना किसी विलंब के सबसे पहले देखना शुरू करते हैं इस विश्व चषक के कुछ ऐसे क्षण जिसका हमारे दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा और इस तस्वीर को देखने बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कैसा लगा आपको। तो ये वो तस्वीर है जिसने हजारों करोड़ों दिलों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया जब सऊदी अरेबिया टीम ने एक बहुत ही बड़े टीम को यानी अर्जेंटीना को धराशायी कर दिया। उसी के साथ साथ एक और घटना घटी जब जापान ने जर्मनी को धराशायी कर दिया। तो दो बड़ी बड़ी जाने माने वाली टीमें जिनको हाथी माना जाता था उनको कहीं ना कहीं चींटी से मात खानी पड़ी। तो उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब तो हम जानते हैं। शायद आपने मैच भी देखा होगा या फिर कुछ हाइलाइट्स देखे होंगे आपने। लेकिन समझने वाली बात यह है दोस्तों कि कई बार जिंदगी में भी ऐसा अक्सर होता है कि हम जो है लोगों का वर्गीकरण करते हैं हमारे दिमाग में कि कुछ लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कुछ लोग बेहतर प्रदर्शन नहीं करते। उसी तरह जब हम विश्व चषक को देखते हैं, फिर चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या और कोई खेल, हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ होती है कि कोई टीमें बहुत अच्छी होती हैं और कोई टीमें जो है वो कमजोर होती हैं, छोटी टीमें होती हैं। फिर हो सकता है वो देश छोटा हो सकता है कि उसके खिलाड़ी जाने माने ना हो। लेकिन इन दो मैचेस ने यह साबित कर दिया कि उस दिन जो घटा वो कहीं पर भी हो सकता है। उनके लिए जरूरी है दो चीजें, एक अथक प्रयास और दूसरा अपने आप पर भरोसा। और ये प्रयास और भरोसा, ये दोनों चीजें हमें भरपूर मात्रा में दिखी जब सऊदी अरेबिया टीम ने अर्जेंटीना को चकित कर दिया और उसी प्रकार जापानी टीम ने भी जर्मनी को मजा चखा दिया। तो ऐसा मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हमारी जिंदगी में भी यह मुमकिन है कि हम किसी को कमजोर समझें और वो हमें मात दे दे। तो ऐसा हमारे साथ कतई ना होने पाए, क्योंकि उस दिन आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम बेहतर करेगी और कौन सी टीम बेहतर नहीं करेगी। उसी तरह से जब हम भी हमारे प्रतिद्वंदियों के साथ मैच खेलते हैं जो अक्सर हमारे कामकाज को लेकर होता है, तो ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। क्योंकि हम ये नहीं जानते कि सामने वाले ने कितना प्रयास किया है, सामने वाले ने कितनी मेहनत की है। तो किसी को भी कम आंकना ये काफी जोखिम भरा हो सकता है, जो साबित कर दिया सऊदी अरेबिया टीम ने और जापान की टीम ने भी। लेकिन ये सिर्फ एक या दो मर्तबा नहीं हुआ, इसके बावजूद आपने कुछ और चीजें देखी जहां पर हमने देखा, जिसको कहते हैं डेविड डिफीटेड गोलायत। डेविड एक मामूली सा इंसान था जिसने एक बड़े से भीमकाई गोलायत को हरा दिया था। और ये दो बार हुआ जब मोरक्कन टीम ने भी कुछ ऐसा ही किया इस विश्व चषक में। जी हाँ, दो बार मोरक्कन टीम ने पहले तो स्पेन को हरा दिया और उसके बाद पुर्तगाल को हरा दिया। अब ये दोनों मैचेस जो थे ये सिर्फ रोमांचक नहीं थे, लेकिन देखने के बाद लोग हक्का बक्का रह गए। क्यों? क्योंकि ऐसे खिलाड़ी जिनके बारे में लोग शायद जानते तक नहीं थे, जिनके बारे में हमने कभी सुना तक नहीं था, उन खिलाड़ियों ने अपने ऊपर वो जिम्मेदारी उठाई और उस दिन कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बारे में देखते हुए पूरी दुनिया आज भी तारीफ करते हुए नहीं थकती। तो दोस्तों सवाल हमारे सामने ये है कि कई बार हम अपना मूल्यांकन जब करते हैं ना, हम ये कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बस एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मुझसे तो इतना बड़ा प्रदर्शन हो नहीं पाएगा वगैरह वगैरह। तो जरा आप भी अगर अपना मूल्यांकन करें और अपने आप को समझाएं
कि अगर मैं प्रयास करूं, अपने ऊपर यकीन रखूं, तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो इन खिलाड़ियों ने कर दिखाया वो लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ना स्पेन ने सोचा होगा, ना पुर्तगाल ने सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मोरक्कन जो टीम थी, उसके इरादे, उसका आत्मविश्वास बहुत ही अलग आयाम पर था, और जिसके चलते उस दिन इन दो बड़ी टीमों को मात खानी पड़ी। तो ये भी एक जरूरी विश्लेषण है जो हम अपने व्यक्तित्व को लेकर जरूर करें। हो सकता है कि आप किसी छोटी कंपनी में काम करते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी छोटी है, आपका व्यवसाय छोटा है। अगर आपकी रणनीति सही है, अगर आपकी सोच सही है, तो आप दूसरों को चकित कर सकते हैं और बाजी जीत सकते हैं, जो मोरक्कन टीम ने किया। एक बहुत ही पसंदीदा तस्वीर जो मुझे इस विश्व चषक में नजर आई, जिसके साथ मैं आपसे बातें करना चाहूंगा, वो है उस मैच के बारे में जब अर्जेंटीना ने नेदरलैंड्स की टीम को, यानी हॉलैंड की टीम को मात दी। लेकिन मैं उस मैच के बारे में बात नहीं करना चाहता आपसे, क्योंकि मैच तो काफी रोमांचक रहा और बहुत ही उम्दा तरीके से दोनों टीमें खेली। दोनों टीमों ने 100% अपना दिया, और उसके बाद जो निर्णायक घड़ी थी, तब अर्जेंटीना की टीम ने नेदरलैंड्स को हरा दिया। लेकिन उस मैच के आखिरी पलों में जो हुआ, वो काबिले तारीफ था, दिल जीत लिया सबका। जी हाँ, लायनल मेसी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको दुनिया भर में सराहना की जाती है, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन फुटबॉलर हैं। लेकिन वो सराहना के इसलिए भी हकदार है क्योंकि उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान है और एक बहुत ही बेहतरीन कप्तान भी है। इस मैच के दौरान जो अर्जेंटीना के गोलकीपर थे मार्टिनेज, उन्होंने कुछ गोल रोक लिए, और उसके चलते अर्जेंटीना की टीम जो है नेदरलैंड्स को रोकने में कामयाब रही और आखिरकार मैच जीत भी गई। तो सबसे बड़ा श्रेय जाता था मार्टिनेज को। तो मैच खत्म होने के बाद सारे जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, दौड़ रहे थे, खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। लेकिन इसी बीच अर्जेंटीना के जो कप्तान है लायनल मेसी, वो दौड़ कर आए अपने गोलकीपर के पास, मार्टिनेज के पास, और उन्होंने मार्टिनेज को गले लगाया। और उस वक्त मार्टिनेज की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका योगदान जो है, उसकी वजह से उनकी टीम जो है उस दिन विजयी साबित हुई है। क्या सीख मिलती है इससे? एक कप्तान होने के नाते आपने उस खिलाड़ी को नहीं भुलाया जिसका योगदान उस दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। और यही भूमिका हमारी भी होनी चाहिए। फिर चाहे आप पिता हो, किसी की मां हो, या फिर कोई लीडर हो, जब आप देखें कि कोई योगदान करे, तो हम उस योगदान को कभी ना भुलाने पाए, क्योंकि हर योगदान जरूरी होता है। और खास तौर पर जब ऐसे बड़े स्वरूप में अगर कोई योगदान दे जिसकी वजह से पूरी टीम जीत जाती है, मेरे ख्याल से उसकी हौसला अफजाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस दिन जो लायनल मेसी ने किया, उसकी वजह से ना सिर्फ उन्होंने मैच जीता, लेकिन करोड़ों लोगों के दिल भी जीत लिए। तो अगर हम भी लायनल मेसी की तरह उन लोगों को याद रखें जिनका योगदान है हमारे जीत में, हमारे यश में, तो शायद हम भी अपने अंदर के नेतृत्व को और बेहतरीन तरीके से तराश सकते हैं। चलिए, अब एक खुशी के पल से थोड़ी गंभीर पल की ओर बढ़ते हैं। ये वो पल था जब पुर्तगाल के सुपरस्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी कोच का गुस्सा सहना पड़ा था। जी हाँ साथियों, हुआ कुछ ऐसे कि एक मैच के दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने कोच के साथ उनकी जरा अनबन हो गई, और जिसके चलते अगले मैच में कोच सैंटोस जो है, जो पुर्तगाल टीम के कोच हैं, उन्होंने सबक सिखाया अपने सुपरस्टार खिलाड़ी को। अब जब मैच के बाद उनसे बात की गई, तो सैंटोस जो कोच थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद फैसला लिया था कि वो नहीं खेलेंगे, और उन्होंने दूसरों को मौका दिया। बहरहाल सच क्या था क्या नहीं था, इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कहने की बात यह है दोस्तों, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे सुपरस्टार खिलाड़ी को भी बाहर बैठना पड़ा, जिसका मतलब यह है कि कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं हो सकता। अक्सर काम करते वक्त लोग जो है अपने पद को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लेते हैं। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, मैं सीईओ हूं, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी भूमिका जो है वो सिर्फ हमारे लोगों के प्रति होती है, उससे बड़ी भूमिका हमारी नहीं होती। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पद जो है, ना कंपनी से बड़ा हो सकता है, और कोई भी व्यक्ति अपने देश से बड़ा हो ही नहीं सकता। और यही बात उस दिन भी साबित हुई जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच के बाहर बैठना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके पुर्तगाली टीम जो है वो मैच जीतने में सक्षम रही। तो हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके ना चलते हुए काम रुक जाए।
हर व्यक्ति का अपना वक्त होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ना टीम से बड़ा होता है ना देश से बड़ा होता है। और यही सबक सिखाया कोच सैंटोस ने उस दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन तस्वीर जो हम सब के दिलों में घर कर गई, वो थी जब जापान के कोच हाजिमे मोरियासु ने अपने फैंस के लिए कुछ ऐसा किया जो शायद ही कोई करता होगा। जी हाँ, जिस दिन जापान मैच हार गया और उसके बाद उसे इस विश्व चषक से अलविदा कहना पड़ा, उसके बाद जो उनके कोच थे हाजिमे मोरियासु, वो ग्राउंड पर आए, मैदान पर आए। उन्होंने अपने सारे दर्शकों को देखा, उनका अभिवादन किया, उनके लिए तालियां बजाई और उसके बाद उनके सामने वो झुक गए, नतमस्तक हो गए। दोस्तों, ऐसा उन्होंने क्यों किया? इससे कई बातें साबित होती हैं। इससे एक बात तो ये साबित होती है कि जापान की जो संस्कृति है, वो संस्कृति हमेशा विनम्रता को बढ़ावा देती है। वो इस बात को पहचानती है और बखूबी मानती है कि आप जो है दर्शकों से बड़े नहीं हैं, क्योंकि आप जो खेल खेल रहे हैं इस वक्त, वो उन्हीं की बदौलत है। अगर स्टेडियम में दर्शक ही ना हो तो खिलाड़ियों का मनोबल कैसे बन सकता है? वो तो दर्शक हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपके देश का झंडा लगातार फहराते हैं, जिसकी वजह से आपका मनोबल हर पल बढ़ते रहता है। इसीलिए जब जापान की टीम हार गई तो पूरी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके कोच मैदान पर आए और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबकी आंखों को नम कर दिया। अब जानने वाली बात यह है कि हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है जब लोगों की हमसे उम्मीदें भरपूर होती हैं, क्योंकि हम जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके कभी कभी हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो जब गलती हो जाए तो उस गलती को मान लेना, ये कहना कि माफ करना, मैं आपका भरोसा जीत नहीं पाया, माफ करना, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, ये विनम्रता, यही वो चीज है जो हमें दोबारा मौका दिलाती है और अपनी जिंदगी में और प्रदर्शन बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो मेरे ख्याल से यह बहुत बड़ा सबक इस कोच ने हम सबको सिखाया उस दिन। ये झुक तो गए, लेकिन इनका जो कद है ये बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया। मेरे ख्याल से ये वो दृश्य है जिसको ना हमें भुलाना चाहिए और ना ही इसको कभी भूलने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही वो पल होते हैं, क्षण होते हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि जो खेल है वो हमारे अंदर कितना अनुशासन ला सकता है। तो काबिले तारीफ है जो उस दिन कोच हाजिमे मोरियासु ने हम सबके सामने दर्शाया। एक और बेहतरीन पल हमारे सामने उस दिन प्रस्तुत हुआ जिस दिन इंग्लैंड और फ्रांस का मैच था। इंग्लैंड के कप्तान जो है हैरी केन, उनको मौका मिला एक पेनल्टी कॉर्नर का और दुर्भाग्यवश वो चूक गए। अब जैसे ही वो चूके, सारे दर्शक हक्का बक्का रह गए, इंग्लैंड की पूरी टीम अचंभित रह गई, फ्रांस की टीम खुशियां मना रही थी और हैरी केन जो थे, जो कप्तान भी हैं, उनको ये यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने ये गोल कैसे छोड़ दिया। अब उसके बाद उनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली, वो काफी सदमे में थे। और उसी वक्त उनकी टीम का एक 19 वर्षीय खिलाड़ी जूड बेलिंगम दौड़ते हुए अपने कप्तान के पास आया और उसने अपने कप्तान के कंधे पर हाथ रखा, उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कप्तान होने के नाते ये कप्तान की जिम्मेदारी है कि वो दूसरों का मनोबल बढ़ाए, लेकिन कभी कभी कप्तान को भी अपना मनोबल बढ़ाने की जरूरत होती है। तब वो अपने खिलाड़ियों की ओर देखता है और उस वक्त जूड बेलिंगम जैसे जो नायाब खिलाड़ी होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान एक दूसरे की हौसला अफजाई तब तो बेहतरीन करता है जब प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब प्रदर्शन में कमी हो, जब हम जीत से हार की ओर अग्रसर हो रहे हो, तो एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाने की बजाय एक दूसरे का सहारा बनना, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और मेरे ख्याल से इस बात को बखूबी उस दिन साबित किया जूड बेलिंगम ने। तो आप भी जरा सोचिए कि आपकी टीम में अगर आपकी तरफ से प्रदर्शन फीका पड़ जाए या किसी और की तरफ से प्रदर्शन खराब हो जाए, तो फिर पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप जूड बेलिंगम की तरफ उसकी उसकी तरफ दौड़ते हुए जाते हैं और उसको हौसला अफजाई देते हैं, या फिर आप उंगली उसकी ओर कसते कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम नहीं जीत पाए, तुम्हारी वजह से हम हार गए, या फिर हमारी कमी रह गई? तो ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि इस सवाल का जो जवाब है ये सिर्फ आप ही दे सकते हैं। तो अगर हम जूड बेलिंगम बने तो हो सकता है कि अगली बार हैरी केन से गलती ना हो, उसे सुधार का मौका मिले और हो सकता है कि अगली बार जीत हासिल हो, क्योंकि हार जीत तो होती रहेगी, लेकिन साथी जो है ना कभी छूटे और ना कभी टूटे। एक और बहुत ही खूबसूरत, मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप का सबसे मेरा पसंदीदा अगर कोई दृश्य है तो ये दृश्य है। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील की टीम
जब क्रोएशिया के साथ खेल रही थी तो आखिरी पेनल्टी शूटआउट में ब्राजील की टीम हार गई। पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सदमा था, क्योंकि सबने सोचा था कि ब्राजील की टीम बड़ी आसानी से क्रोएशिया को हराते हुए आगे बढ़ जाएगी। लेकिन क्रोएशिया ने पिछले विश्व चषक में यह जता दिया था जब वो फाइनल तक पहुंच गए थे कि हमें आप किसी भी तरह से कम ना आंखें, और उस दिन भी यही हुआ। क्रोएशिया की टीम ने ब्राजील को धराशायी कर दिया। लेकिन ये बात उस मैच की नहीं है जितना कि ये बात उस मैच के बाद जो हुआ उसकी है। मैच के बाद जो ब्राजील के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं नेमार, उनकी आंखों में आंसू थे। और कोई ये पसंद नहीं करता कि आपके पसंदीदा खिलाड़ी की आंखों में आंसू आए, अगर आए भी तो खुशी के आए, गम के बिल्कुल ना आए। लेकिन क्योंकि नेमार सब कुछ दे बैठे थे, वो ये हार बर्दाश्त नहीं कर सके, तो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह मासूमियत के साथ उनकी आंखों से पानी बह रहा था। लेकिन उस वक्त एक और मासूमियत हुई। जो क्रोएशिया के एक स्टार खिलाड़ी हैं इवान पेरिसिच, उनका बेटा दौड़ते दौड़ते मैदान पर आया। उससे यह देखा नहीं गया कि उसका पसंदीदा खिलाड़ी नेमार रो रहा है, जबकि वो प्रतिद्वंदी टीम से है। लेकिन उसने जाकर नेमार की हौसला अफजाई की और उसे दिलासा दिलाया। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, एक छोटे से बच्चे ने अपनी प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी के लिए इतना सब कुछ किया, जो इस बात को दर्शाता है कि दुनिया में अब सब कुछ बिगड़ा नहीं है, अब भी उम्मीद बाकी है। और ये सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। तो हम ये कभी ना भूलें कि जब हम कोई मैच खेलते हैं या फिर हम किसी प्रतियोगिता में होते हैं, तो सामने वाला हमारा शत्रु नहीं होता, सामने वाला हमारा दुश्मन नहीं होता, वो सिर्फ हमारा प्रतिद्वंदी होता है। और ये सबसे बड़ा सबक अगर हम जीत सकते हैं, कहीं से सीख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो खेल की दुनिया से है। जो उस दिन उस बच्चे ने साबित किया, शायद ही कुछ लोग कर पाए। तो अगर हम भी उस बच्चे की मासूमियत बनाए रखें, उसको याद रखें, तो हम हर मैच को, हर प्रतियोगिता को एक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखेंगे, ना कि किसी शत्रु या दुश्मन के तौर पर। तो वाकई में तालियों के हकदार है वो बच्चा। अगर मेरा बस चलता तो मैं उस बच्चे के हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थमा देता जो उसने उस दिन किया, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा सोच पाते हैं, करना तो बहुत दूर की बात है। और ये आखिरी दृश्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, एक और खूबसूरत बेहतरीन दृश्य। जापान की हम जितनी बात करें उतनी कम है। एक देश होने के नाते उनकी संस्कृति उम्दा है, उनके लिए लोगों के मन में जो भाव है वो बहुत ही उम्दा है। और क्यों ना हो, क्योंकि जापान के लोग हैं ही वैसे। मैच तो हर किसी देश के खिलाड़ी देखते थे, लेकिन उस मैच के खत्म होने के बाद सारे लोग अपने घर निकल जाते, होटल रूम में चले जाते। लेकिन जापान के जो लोग हैं वो वहीं स्टेडियम में रुककर स्टेडियम की सफाई करते। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या उनको किसी ने बताया था कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्टेडियम साफ करें, या उनसे किसी ने कहा था कि आपको यह करना ही पड़ेगा? तो क्यों करते हैं वो ऐसा? वो इसलिए ये करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये करना सही है, जायज है। इससे कई चीजें सामने आती हैं। सबसे पहली चीज कि सफाई करना ये उनकी परंपरा है, उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और वो कहीं भी क्यों ना हो, फिर चाहे वो उनका अपना देश हो, अपना राष्ट्र हो, या कोई और देश, हर जगह वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। और कुछ लोग पीछे कूड़ा छोड़ जाते हैं, लेकिन जापानी लोग अपनी छाप छोड़ जाते हैं। और ये वो बात थी जो मेरे ख्याल से हम सबको ये बताती है कि जिम्मेदारी सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं होती, जिम्मेदारी उनकी भी होती है जो तालियां बजाते हैं, जो सीटियां बजाते हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको मौका नहीं मिलेगा, आपके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी होगी ताली बजाने की या हौसला अफजाई करने की। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम हमारी भूमिका उसी ईमानदारी से निभाते हैं जितनी ईमानदारी से ये जो जापान के लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जिसको हम ओनरशिप लेना कहते हैं, कि जिम्मेदारी उठाना और जिम्मेदारी को निभाना। और जिम्मेदारी तब होती है जब किसी ने आपसे कहा नहीं है कुछ करने के लिए, आप वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही चीज है, उस वक्त जायज है। तो आशा करता हूं कि ये दृश्य आपके ख्याल में, आपके जहन में हमेशा के लिए घर बनाकर रहेगा और आप इसको हर पल याद करते रहेंगे। तो ये थे कुछ दृश्य इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 से। और मुझे पूरा यकीन है कि इन दृश्यों के अलावा बहुत सारे ऐसे दृश्य आपके जहन में होंगे जो आपको याद होंगे, इस वक्त आपके लिए यादगार पल बन गए। तो अगर होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे जानने में बेहद खुशी होगी। तो आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले पल में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए फुटबॉल का मजा उठाते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन में
स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।